Hello student, today I am going to study about the coordination chemistry। तो आपका अध्ययन करेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे साल्ट क्या होता है। साल्ट का जो निर्माण आपका होता है एसिड बेस रिएक्शन से। व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज्ड टू फार्म ए साल्ट। तो साल्ट आपका जो है मेनली 4 प्रकार का होता है। तो साल्ट को हम क्लासिफाइड कर देते हैं। तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा सिंपल साल्ट, दूसरा नंबर आपका मिक्स्ड साल्ट, और तीसरा आपका हो जाएगा डबल साल्ट, और आपका चौथा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। ये 4 प्रकार के साल्ट आपके होते हैं। तो सिंपल साल्ट आप लोग पढ़े होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है NaCl, जो आप पर डे यूज़ करते हो नमक के रूप में। इसी प्रकार KCl आपका है। और मिक्स साल्ट में आपका इसमें एसिड और बेस 2 प्रकार के साल्ट आते हैं। एक आपका हो जाएगा एसिडिक साल्ट और दूसरा आपका हो जाएगा बेसिक साल्ट। तो एसिडिक साल्ट का एग्जांपल क्या है? NaHCO3 बेस्ट एग्जांपल आपका है एसिडिक साल्ट का। यहाँ पर H प्लस आयन प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एसिडिक साल्ट। और इसमें अगर बेसिक आप लाते हैं तो एल्युमिनियम ले लीजिए, एक OH ले लीजिए और इसके साथ CO3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ OH क्या है? आपका क्षार का एग्जाम्पल है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट का एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो हमको इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है वो मेन चीज़ आपका है डबल साल्ट। यहीं से आपको चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो इसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? तो यहाँ से आपके नाम से ही क्लियर है कि कोऑर्डिनेट माने होता है उपसा संयोजी। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक आपका होता है सेंट्रल एटम और दूसरा आपका होता है लिगैंड। इन्हीं दोनों के बीच में हम इसके बॉन्ड नेचर प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो इस मतलब अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केंद्रीय परमाणु और लिगैंड के बीच बंध प्रकृति का अध्ययन करते हैं और साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करते हैं, उसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमको जो स्टार्ट करना है मेन टॉपिक से पढ़ना हमको डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होता है? डबल माने यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 साल्ट एक साथ कंबाइंड होते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डबल साल्ट आपका होता है 2 साल्ट एक साथ प्रेजेंट हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका फिटकरी होता है। तो फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपका है फिटकरी। अब फिटकरी में हमको क्या चलावे? एक साल्ट आपका है K2SO4 और दूसरा साल्ट आपका है Al2SO4 का थ्राइस। कह सकते हैं कि एक पोटेशियम सल्फेट है और एक आपका होता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों इस पोटास एलम में आपके मिले हुए हैं, पोटास एलम। तब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर बहुत सिंपल डिफिनेशन आपका है। यदि हम ऐसे पदार्थ, ऐसे मतलब या कह सकते हैं योगात्मक यौगिक, क्योंकि यहाँ पर 2 साल्टों का योग है। तो ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको जल या किसी अन्य आयनिक कारक विलायक में घोलते हैं तो अपने अवयव में टूट जाते हैं। तो इस अवयव के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने ही पदार्थ के समान होते हैं। तो इस प्रकार जितने भी पदार्थ हम बनते हैं ऑल ऑफ सेट टू बी द डबल साल्ट। सारे को सारे क्या नाम देते हैं? डबल साल्ट कहते हैं। तो ये तो बेस्ट एग्जांपल आपका यही हो गया। जैसे हम K2SO4 को जल में घोलेंगे
तो क्या होता है, ये अपने आयनों में ना टूटकर अपने अवयव में ही टूट जाता। अब इसको जल में अगर घोल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस Al2SO4 का थ्राइस प्लस 24H2O। अब इस K2SO4 का जो प्रॉपर्टी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और Al2SO4 की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे इस अकेले फॉर्म में हो या आपके कंबाइंड फॉर्म में हो। तो दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के पदार्थों को क्या नाम देते हैं हम, डबल साल्ट, द्विक लवण कहते हैं। अब आपका इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, दोज को एडिशन कंपाउंड, दोज एडिशन कंपाउंड which are dissolved in water or any other ionizing solvent it split up on its constituent component. The physical and chemical property, the physical and chemical properties of the given component is equal to its substance where it is derived, called as डबल साल्ट। मतलब ऐसे योगात्मक यौगिक हो जिसे हम क्या जोड़ें, डिजॉल्व इन वाटर, मतलब जल में घोलें, या कोई अनदर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट हो, आयनीकारक विलायक हो, तो ये क्या होता है, अपने अवयव में, इट स्प्लिट इन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट, अपने अवयव में टूटता है। तो इसकी अवयव की मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स सब्सटेंस, अपने पदार्थ के ही समान होता है। इस प्रकार जितने भी पदार्थ आपके पाए जाएंगे, ऑल ऑफ सेट टू बी द डबल साल्ट। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा आपका है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 इंटू NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 7H2O एंड कार्नेलाइट भी है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ये भी आपके डबल साल्ट के बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ये डबल साल्ट का था, ये डिफिनीशन है डबल साल्ट का, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थोड़ा सा केवल डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में, और बोथ आर एडिशन कंपाउंड, दो के दोनों क्या हैं, योगात्मक यौगिक ही होते हैं। चलिए सेकंड आइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेम लगभग डिफिनेशन, थोड़ा सा केवल हमको अलग करना है। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर इसको समझाते हैं आगे। दोज एडिशन कंपाउंड which are dissolved in water or any other ionizing solvent
they split up on its constituents ions not in component. The physical and chemical property of this ion differ from its substance where it is derived called as coordination compound. सेम उसी तरह डिफरेंस, केवल थोड़ा डिफरेंस है. दोज एडिशन कंपाउंड विच आर डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, दे स्प्लिट अप ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नॉट इन कंपोनेंट. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आयन differ from its substance where it is derived called as the coordination compounds. तो डबल साल्ट में क्या था कि अपने अवयव में टूटता था, ये क्या अपने आयनों में टूटता, इतना अंतर केवल है. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. पोटेशियम फेरोसाइनाइड when ferrous cyanide is treated with potassium cyanide, it form potassium ferrocyanide. 4KCN प्लस FeCN का ट्वाइस इक्वल टू K4FeCN इसका होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट. ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब इसका कर दीजिए आयनन K4FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट. अब आयोनाइज होकर, अभी यहाँ पर लिखा गया आयन हो गया था, अपने आयनों में टूटता है, तो यहाँ बन जाएगा 4K प्लस प्लस FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स आयन. तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी KCN और पोटेशियम साइनाइड फेरस साइनाइड से डिफर होता है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और उसमें क्या था, डबल साल्ट में ये जो इससे प्राप्त होते थे और जो बनता था आयन करने पर, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते थे, और इसमें क्या होता है, डिफर होता है. इसलिए इस प्रकार जितने भी कंपाउंड हमको प्राप्त होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल फिर इसका और देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर कॉम्प्लेक्स. सेम कंडीशन, मतलब AgCN और पोटेशियम साइनाइड को आपस में ट्रीटमेंट करा दीजिए, बन जाएगा आपका सिल्वर कॉम्प्लेक्स. मतलब व्हेन सिल्वर साइनाइड मतलब AgCN इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम साइनाइड, इट फॉर्म द सिल्वर कॉम्प्लेक्स. AgCN का ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका बन गया सिल्वर कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स का भी करा दें आयोनाइजेशन,
KAgCN का ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट आयोनाइजेशन पे क्या दे देगा, K++AgCN का ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ए आपका हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी AgCN और KCN से डिफर होता है, इसलिए इस प्रकार के पदार्थों के क्या नाम देते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब इसके बाद आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब टर्मिनोलॉजी में मेन हमको समझना क्या है कि देखिए यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में एक यहाँ स्फेयर बना हुआ है। अब इसी स्फेयर के अंदर क्या, ये मान लीजिए हो गया आपका स्फेयर। अब स्फेयर के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है सेंट्रल एटम और दूसरा क्या होता है आपका लिगैंड। तो इन्हीं दोनों के आधार पर पूरे इस कोऑर्डिनेशन के टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं इसमें आगे। अब इस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला नंबर आपका आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर या इसे हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी संख्या या इसे कहते हैं समन्वय संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये आपका भी एग्जाम्पल क्या दिया गया था, K4FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट और एक कॉम्प्लेक्स हमने और बनवाया था पोटेशियम AgCN का ट्वाइस। अब यहाँ पर इसके स्फेयर के अंदर ही बताया गया था कि यहाँ पर क्या होता है सेंट्रल एटम, दूसरा क्या होता है लिगैंड। तो इस सेंट्रल एटम से कितने लिगैंड अटैच होते हैं, उसी अटैच लिगैंडों क्या होती है, संख्या होती है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े कुल लिगैंडों की संख्या उस केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है, या द टोटल नंबर ऑफ द लिगैंड्स व्हिच आर कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। द टोटल नंबर ऑफ ligand which are coordinated to the central metal ion called as coordination number. It is represented by CN। और इस कॉम्प्लेक्स पहले में कितनी संख्या है, 6 हमको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 और दूसरे वाले में 2 लिगैंड अटैच हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। और भी इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे K3CrCl6। तो यहाँ पर भी देखिए केवल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से मतलब है, बाहर से हमको कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ देखिए इस क्रोमियम से 6 क्लोरीन अटैच है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। कभी कभी आपके बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगैंड भी अटैच हो सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, CO इन का ट्वाइस Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस। अब यहाँ क्या देखेंगे, इन क्या है, ये बाइडेंटेड लिगैंड है। तो बाई माने क्या होता है, 2। तो एक साथ केंद्रीय परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इसका ट्वाइस है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4A और 2A। तो यहाँ पर एक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ना कि 4 होगा, क्योंकि एक साथ इथिलीन डाइअमीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है इसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उपसहसंयोजी मंडल या क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो स्फीयर माने होता है घेरा,
तो इस स्फीयर का घेरा कौन है? यही जो स्क्वायर ब्रैकेट आपका बना हुआ है, यही आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, एक आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है और दूसरा क्या होता है? आपका लिगैंड होता है। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा क्षेत्र या मंडल या घेरा जिसमें केंद्रीय परमाणु और लिगैंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजी मंडल। मतलब हम लिख सकते हैं सच स्फीयर, मतलब ऐसा क्षेत्र या घेरा, सच स्फीयर इन विच द सेंट्रल मेटल आयन एंड ligand which are coordinated with one ion other या each other one ion other called as coordination sphere. It is रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा, सेंट्रल एटम क्या होता है? तीसरा टर्म है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो कि इसी स्फीयर के अंतर्गत भी अब चर्चा हुई थी कि क्या पाया जाता है? केंद्रीय परमाणु और दूसरा क्या होता है? लिगैंड। तो सिंपली इसको डिफाइन कर दीजिए, मतलब इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऐसा परमाणु हो जो किसी अणु या आयन के साथ क्या हो? बधा हो या कोऑर्डिनेटेड हो, उसी को क्या नाम देते हैं? केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम। सच एटम इन द स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर which are bonded or coordinated or attached to the molecules or ions or groups of atoms called as central atom। अब देखिए, इसमें आपका Fe है, इसमें आपका Ag है और इसमें आपका क्रोमियम है, सेंट्रल एटम। अब चौथा टर्म आपका होता है, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, इसके पहले आपका कोऑर्डिनेशन नंबर था। चौथे नंबर पर आएगा लिगैंड क्या होते हैं, इस पे बाद लिगैंड को डिफाइन कर दीजिए। वेरी सिंपल है। कभी इसी में आप देख रहे हो कि ऐसा क्षेत्र या मंडल जिसमें केंद्रीय परमाणु से जो मॉलिक्यूल्स या आयन अटैच्ड होते हैं, उसका नाम क्या दिया गया? लिगैंड। तो आशी को रिवर्स करके आप ले सकते हैं, सच मॉलिक्यूल्स आर आयंस। केवल थोड़ा सा रिवर्स करना, सच जहाँ एटम लिखा गया वहाँ आयंस मॉलिक्यूल है, सच मॉलिक्यूल्स आर आयंस are groups of atoms which so attached to the central atom called as ligand। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद तो फिर हाँ, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, टाइप ऑफ द लिगैंड्स, और उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे।